कि इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करना लीगल है, अलाउड है या बैन है? अगर आपने कभी किसी का मर्डर कर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने इनकम जनरेट करी है तो वो भी लीगल है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या यूएसडीटी में अमाउंट है जिसपे उसको कोई टैक्स नहीं देना? अप टू 20 लाख ओके। आपको कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सीएफडी क्या है और फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, गोल्ड लाइक यूएस ऑयल, उसको हम सीएफटी ट्रेडिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक प्रोडक्ट बहुत फेमस है इंडिया में, इनफैक्ट मैं भी यूज करता हूँ, रेडॉट पे। मैंने रेडॉट पे के ऊपर वीडियो किया था। हाँ। उस पे रेडॉट पे ने मेरे ऊपर लीगल केस किया था। सीरियसली? मेरे पास अभी एक जनरल क्वेरी थी कि मैंने रेडॉट पे गार्ड से 18 लाख की गाड़ी खरीदी है। ठीक है, गाड़ी खरीदी, ओके। गाड़ी खरीदते टाइम मैंने पैन कार्ड और इनकम स्टेटमेंट सबमिट करी है, जिसमें कि वो है नहीं 18 लाख। अब इनकम टैक्स से नोटिस आया है कि आपके 18 लाख कहाँ से आया, आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो। इनकम टैक्स ऑफिसर इज स्टक एट दैट पॉइंट कि मेरे को तो उसी की स्टेटमेंट चाहिए, या तो लाके दो या 18 लाख रुपए में क्लब कर दूंगा। सो टुडे वी हैव सीए पारस एंड उनसे हम बात करेंगे टैक्सेशन कैसे फाइल करना है। तो मैं चाहता हूँ पारस भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सो दैट वी कैन गो अहेड। मेरा नाम सीए पारस मुरादिया है और मैं गाजियाबाद से हूँ। इसके साथ में मैं एक ट्रेडर भी हूँ, मैं सीपीए भी हूँ, यूएस सीपीए भी क्वालिफाइड हूँ मैं, और मैं इंडिया, दुबई, यूएस के क्लाइंटेज हैंडल करता हूँ। इसके अलावा मैं इनकम टैक्स, जीएसटी, फेमा, ईडी रिलेटेड केसेस हैंडल करता हूँ, और हम बेसिक एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं फॉर ट्रेडर्स, for businessman, for service provider which are going to shift in India to Dubai or any other place they want to। चाहे वो बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो, क्या ट्रेडिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कैसे जाना चाहिए, कब राइट वे है आपके जाने का, कितने अमाउंट पे आपको जाना चाहिए, कब आपको एक्सपेंड करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या ट्रेडिंग रिलेटेड हो, वो सारी चीजें हम कवर करते हैं। सो रीज़न ये था पारस भाई को इनवाइट करने का बिकॉज ही इज़ द लाइक फ्यू क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है जो हमारे निश में कंटेंट बनाते हैं एंड हमारे निश में सीए वाली टर्म को समझते हैं, जैसे प्रॉप फर्म क्या है या यूएसडीटी के सीन में कैसा होता है, ट्रस्ट वॉलेट में अगर यूएसडीटी है तो ही इज़ लाइक मुझे लगता है बहुत क्वालिफाइड सीए हैं इस चीज़ को बताने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरा पहला क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले ये क्लियर कर दो कि इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करना लीगल है, अलाउड है या बैन है? इनकम टैक्स के पर्पस, स्पेसिफिक इनकम टैक्स से पर्पस से अगर हम बात करें तो प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करना लीगल है। इवन मैं ये कहूँगा कि इसका बहुत प्यारा एक एग्जांपल मैं शुरू से देता हूँ। अगर आपने कभी किसी का मर्डर कर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने इनकम जनरेट करी है तो वो भी लीगल है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। Okay. उस इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स देना है, डेट्स इट। इनकम टैक्स इतना ही बोलता है। लेकिन अगर इसका वाइडर पर्सपेक्टिव हम देखें कि फेमा के हिसाब से क्या प्रॉप फर्म लीगल है, या बाकी ईडी के हिसाब से, या सेबी के रेगुलेशन कई सारे हिट कर जाते हैं, या आरबीआई के रेगुलेशन हमारे हिट कर जाते हैं, या एमसीएक्स एक्सचेंज के रेगुलेशन हमारे हिट करते हैं, पर्टिकुलर एमसीएक्स एक्सचेंज के, क्योंकि कमोडिटी ट्रेडिंग भी होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो प्रॉप फर्म ग्रे एरिया में कवर होती है, जो कि प्रॉप फर्म रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, और उसका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अब ऐसी प्रॉप फर्म को आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है कि हम एक ऐसी प्रॉप फर्म को आइडेंटिफाई कर पाएं जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो और उसका कोई कनेक्शन ना हो इंडिया में। उसके लिए हम एक इजी मेथड को फॉलो करते हैं जिसमें पे आउट के टाइम पर यूपीआई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, वो प्रॉप फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती, ये हमारा मानना है। एक हम प्लस पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। इसका अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन पे पे आउट प्रोवाइड कर रही है वो प्रॉप फर्म का इंडिया में कनेक्शन है ही है, क्योंकि बिना इंडिया कनेक्ट करे यूपीआई सर्वर बन ही नहीं सकता। ओके तो गाइस जैसा कि आपने सुना, देखो भाई कितना डिटेल में जाते हैं। सो प्लीज आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस कंप्लीट पॉडकास्ट सो दैट आपको बेसिक से बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है उसका आइडिया हो जाए एंड कैसे आपको चीज़ें मतलब इन डेप्थ आपको पता लग जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको कंप्लीट वॉच करो। सो सेकंड क्वेश्चन मेरा पारस भाई आपसे ये है कि व्हाट इज दैट अमाउंट अगर कोई ट्रेडर बनाता है अपने प्रॉप फर्म पे आउट से कोई भी एक अमाउंट, जैसे 5,000 6,000 जो भी
टैक्स के हिसाब से वो क्या अमाउंट है, वो क्या यूएसडीटी में अमाउंट है जिस पे उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर वो आईटीआर फाइल करता है तो भी 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, या आईटीआर फाइल ना करे तब भी चल जाएगा। वो क्या एक अमाउंट है, मतलब एक रेंज बता सकते हो आप मुझे? मैं ये कहूंगा कि अप टू 20 लाख ओके। आपको कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन आईटीआर फाइल तो करनी पड़ेगी। आईटीआर का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। आईटीआर हर उस बंदे को फाइल करनी पड़ती है। आईटीआर का एक क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके अकाउंट में मोर देन 2.5 लाख भी आ रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। इसके लिए आपको 5000 की पेनलाइज किया जा सकता है और कुछ आपके साथ नहीं किया जाएगा। जस्ट 5000 की पेनल्टी है अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, क्योंकि पहले नोटिस में हमेशा आईटीआर फाइल करने के लिए बोला जाता है। 20 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉपर जीरो टैक्स। आप यूएसडीटी लें, आप आईएनआर लें, आप कैसे भी लें, इसके ऊपर जीरो टैक्स लगेगा। आप आईटीआर फाइल, आईटीआर कंप्लाई करेंगे। ठीक है। सो जैसा कि आपने बोला कि बैंक में जब एक बड़े ट्रांजेक्शन होने लगते हैं, हमारे 20 लाख हम लेते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली बात है वो क्लोज होता है लगभग 1.5 से 2 लाख पर मंथ के हिसाब से। इस केसेस में बैंक हमें एक हमारा अकाउंट फ्रीज कर देती है जस्ट टू ऐसे ही चेक करने के लिए। तो उस केसेस में हम क्या करना चाहिए? उस केसेस में हम क्या करें? लाइक एज अ सीए आप क्या बोलोगे कि हम बैंक वाले को कम्युनिकेट करें अगर वो हमसे पूछे? बैंक अकाउंट कभी भी ऐसे फ्रीज नहीं होता कि आपकी हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। 20 लाख क्रॉस करने के बाद आपको बैंक वाला इंटीमेट करता है कि आपकी ओवर ट्रांजैक्शन हो रही है, यू हैव एक्सीडेड द रिसिप्ट लिमिट। आपकी रिसीव जो अमाउंट आ रहा है उससे आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है, चाहे वो वन शॉट में आया हो या वो मल्टीपल टाइम्स आया हो, उसकी वजह से आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है। तो आप करंट अकाउंट ओपन करवा लो, और करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको जीएसटी लेना पड़ता है। ओके। सो इज देयर एनी वे कि बिना जीएसटी पे हम जाए? कोई ऐसा सेविंग अकाउंट कैटेगरी है या कोई ऐसा स्पेसिफिक बैंक है जो आप रेकमेंड करते हो हमें उसके साथ ओपन करना चाहिए अकाउंट? कोई अच्छा चीज़ है? लाइक जीएसटी आपको पता है फिर उसमें अलग अलग चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, एंड एज अ ट्रेडर मुझे लगता है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो इज देयर एनी अदर वे भाई, इस चीज़ को हम कैसे टैकल करें अगर हमें जीएसटी ऑप्शन की तरफ नहीं जाना? तो आप 20 लाख, बिकॉज आपको पता 20 लाख या तो आप विद इन 20 लाख रहो। ओके। ठीक है, आप 20 लाख का एक बेस बना लो कि इसके ऊपर मुझे अपने अकाउंट में कन्वर्जन नहीं करना सिंगल ईयर में। ऐसा नहीं है कि 20 लाख आप कन्वर्जन करते हो। आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक बच्चा है तो उसके मदर फादर भी होंगे, भाई बहन भी आज के इंडियन फैमिली में होते हैं, तो सबके अकाउंटों में 20-20 लाख रुपए रोटेट हो सकते हैं। तो इतना बड़ा इशू वो पड़ता नहीं है। 20 लाख एक लिमिट है। ये हमारी बनाई हुई लिमिट नहीं है, ये एक्ट की लिमिट है। सर्विस इंडस्ट्री के केस में 20 लाख के ऊपर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। और हम जो प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। ओके। तो भाई जैसा कि आपने भाई ने एक हैक बता दिया, घर में 4 लोग हैं तो आप समझ सकते हो इस बात का क्या मतलब है। सो नाउ हम अब बात करेंगे पे आउट के ऊपर कि ये एक बहुत पेन पॉइंट है। जैसे यूजुअली आपको पता है भाई कि पे आउट किस मेथड से आते हैं, राइट? 2 प्रॉफर्म्स होते हैं, एक तो सीएफडी वाले और फ्यूचर्स वाले। फ्यूचर्स वाले का तो सॉर्टेड है, उसके लिए तो हम अब बात करेंगे। अभी सबसे पहले आते हैं सीएफडी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सीएफडी में जब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हम डायरेक्ट क्रिप्टो से ले लें, उस केस में टैक्सेशन कैसे होगा, एंड सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर हम राइस के थ्रू या वाइस के थ्रू जाते हैं, उस केस में टैक्सेशन कैसे होगा? अगर हम क्रिप्टो से पे आउट लेते हैं, उसमें 3 मेथड हैं। पहला राइस, सेकंड डायरेक्ट क्रिप्टो। राइस के केस में हमारे पास 2 मेथड बचते हैं, फिर से क्रिप्टो में आप ले लें, या सेकंड ऑप्शन बचता है जो हम फ्यूचर प्रॉफर्म के टाइम पे कवर करेंगे। जो हमारा क्रिप्टो ऑप्शन बचता है उसमें आप 20 लाख रुपए जो मैंने लिमिट आपको बोली है, उतना पे आउट आप ट्रस्ट वॉलेट में या किसी भी डीसी वॉलेट में डालकर, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में जो कि रजिस्टर्ड वॉलेट नहीं है, जहां पर केवाईसी नहीं होता है, उसमें डालकर किसी भी एक्सचेंज पर आप सेल कर सकते हैं विदाउट एनी सिंगल प्रॉब्लम। अगर आप इसको P2P ग्रुप में जाकर बेचते हैं या किसी वेंडर के थ्रू बेचते हैं तो वो थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, उसमें बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के चांसेस बहुत हाई होंगे एज कंपेयर टू द नॉर्मल थिंग्स। और अगर आप उसको CoinDCX या किसी भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे, जो भी एक्सचेंज आप यूज करते हैं अदर देन बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस पे B2B होता है फिर से, तो उस पे अगर आप जाके सेल करते हैं तो भी आपका टैक्सेशन नहीं लगेगा। अब वो टैक्सेशन दिखेगा कैसे? अगर लगेगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी जगहों पे हमने ये बात सुनी है
कि हमारा जो भी क्रिप्टो विड्रॉल्स है उस पे 31.20% का डायरेक्ट टैक्स Yeah, true. लगता है विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्शन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है कि हमारा जो क्रिप्टो टैक्स है वो ये बोलता है कि जब जितने का आपने परचेज किया माइनस जितने का आपने सेल किया, जो भी डिफरेंस निकला, वो जो प्रॉफिट अमाउंट है उसके ऊपर 31.20% का टैक्स लगा दो। प्रॉप फॉर्म में जब हम CFT या USDT में पे आउट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है 0, क्योंकि हमने उसे परचेज तो किया नहीं, वो डायरेक्टली हमें मिला है, तो उसके ऊपर हम डायरेक्ट टैक्स 31.20% लगा देते हैं और जनरली हम ऐसे ही पे कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सही तरीका नहीं है, इसके एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूं कि आप ऐसे समझो कि मैं ये मोबाइल का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और इस मोबाइल की ट्रेडिंग के अगेंस्ट में आप मेरे पास आते हो और आप मेरे से कहते हो कि ये मेरी गाड़ी की चाबी है, ये मेरी गाड़ी रख लो और मोबाइल दे दो। ठीक है, होता है जनरल बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ। उस केस में इनकम टैक्स ये बाइफरकेट करता है कि जो एक्सचेंज वैल्यू है इस प्रोडक्ट की या जो आपने मुझे प्रोडक्ट दिया उसमें जिसकी भी ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू है वो आपका सेल प्राइस काउंट हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके, तो इस केस में गाड़ी आई थिंक ज्यादा वैल्यू है, ओके गॉट इट, ठीक है, काउंट हो जाएगा। सेम क्रिप्टो के केस में जो भी आपकी आज मैंने क्रिप्टो से पे आउट लिया, आज मैंने उसे सेल नहीं किया, लेकिन बिजनेस इनकम तो वो मेरी आज ही बन गई। ओके, बिजनेस इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होगी? आज जो मार्केट वैल्यू क्रिप्टो की है वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी और वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खिलाएगी, और उसको जब सेल वैल्यूज में से माइनस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा 0, लेकिन ये डिस्क्लोज करना है कंपलसरी। ओके, सो आपने बोला कि पे आउट राइस से लेने के बाद हमें सेंट्रलाइज में, मतलब किसी भी डिसेंट्रलाइज में लेने के बाद हम सेंट्रलाइज में जा सकते हैं। नो अगेन वही क्वेश्चन आता है कि जैसे ही सेंट्रलाइज में हिट हुआ तो अगेन लोग बोलते हैं कि दैट कम्स इनटू क्रिप्टो, क्योंकि एक तरीके से वो क्रिप्टो आपके पास रिसीव हुआ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो वीडियो बोलते हैं। तो उस केस में लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या अब अगेन तो अब यहाँ पे वो क्रिप्टो बन गया, इससे पहले वो नॉर्मल इनकम थी, जैसी वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आया तो वो आपके KYC के साथ आएगा, अब वो क्रिप्टो बन गया है। अब क्या यहाँ पे भी हमें 31% देना पड़ेगा या यहाँ पे भी लाइक क्या कोई लूप होल है भाई जिससे हम इस 30? मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रॉप फर्म को पकड़ा, हमने उससे $1000 का पे आउट निकाला, ठीक है। जिस दिन हमने पे आउट निकाला उस दिन USDT CoinDCX पे चल रहा था 85 रुपीज, ठीक है। जब हमने उसको CoinDCX पे सेल किया उस दिन रेट था 91 रुपीज, ठीक है, जैसे कि आज 91 चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस इज 6 रुपीज। 6 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1000 is your profit from crypto or profit from VDA. Okay. On that 6000 we have to pay 31.20%. Okay. यानी वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके ऊपर मुझे 31.20% का टैक्स भरना है, which comes to 6000 only. ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मेरा इनिशियल 85,000 बचा $1000 में 85,000 बचा, that will be count as business income. Okay. ओके, जो एडिशनल प्रॉफिट है वो क्रिप्टो के हिसाब से जाएगा, बट जो मेन जो अमाउंट से आया है USDT उसका जो प्राइस होगा वो बिजनेस इनकम में जाएगा। ओके भाई, तो ऑन दी अदर हैंड लेट सपोज मैंने राइस से पे आउट लिया, उसके बाद मैंने ट्रस्ट वॉलेट में डालने के बाद किसी से P2P करवा लिया, राइट, उस केस में मैं टैक्स कैसे भरूंगा? अगर मैंने ट्रस्ट वॉलेट में डालने के बाद राइस के थ्रू P2P करवा लिया तो सेम मेथड फॉलो होगा, इसमें कोई डिफरेंस मेथड की जरूरत नहीं है। okay. लेकिन इस केस में हमारी एक लायबिलिटी जुड़ जाती है कि आपने जिसको बेचा उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स आपसे ये पूछ सकता है एट द टाइम ऑफ केस, अगर आपका केस लगता है तो इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है कि ये आपने क्रिप्टो किसको बेचा है, उसका रिकॉर्ड हमें पेश करो। अच्छा, नाउ बिजनेस इनकम जो आपने बात करी कि ऑन दी अदर हैंड एक तरफ क्रिप्टो इनकम है, बिजनेस इनकम में कितना लगेगा, मतलब कितना परसेंट है? बिजनेस इनकम में हमारे पास जो स्लैब है वो इस तरीके से है कि आप या तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का मतलब है कि कितना आपके पास आया और कितना आपका एक्सपेंडिचर है, इंक्लूडिंग कि आप अपने घर से काम कर रहे हो तो घर की बिजली, लाइट, पानी सब इंक्लूड होता है। एनीथिंग जो बिजनेस में यूज हो रही है उसका खर्चा इंक्लूड होता है, चाहे इन क्रिएटर सेंस में आप कैमरा, माइक सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, गाड़ी, बाइक सब चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें। अगर आप ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, और बुक्स ऑफ अकाउंट के केस में ऑडिट भी कंपलसरी होता है विद CA, ओके, इट विल कॉस्ट यू मोर देन 1.5 और 2 lakhs, ओके, CA चार्ज कर लेते हैं आप एक साल का, एक साल ओह माय गॉड, ओके।
तो वो इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर 20 लाख के नीचे ही रख रहे हैं तो उस केस में हम एक सेक्शन है 44ADA, जो सेक्शन बोलता है कि अगर आप कोई भी प्रोफेशनल, टेक्निकल और इंजीनियरिंग टाइप कुछ भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो भी रिसिप्ट अमाउंट है उसका 50% आपकी इनकम मानेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मुझे कोई $2,000 का पे आउट रिसीव हुआ है, हमारे एग्जांपल के केस में अगर हमें 20 लाख रुपीस रिसीव हुए हैं, तो 10 लाख इज माय इनकम। अच्छा, उस पे जो भी मैं स्लैब में फॉल करूंगा, चाहे वो इनकम हो, मतलब वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, और रिमेनिंग 50% भाई, रिमेनिंग 50% अलाउड एज एक्सपेंस, कि आपने खर्चा कर दिया होगा अपने बिजनेस तो ऑब्वियसली हमें फिर तो ये ज्यादा बेटर वे है कि मतलब हम मतलब ट्रस्ट वॉलेट में लेने के बाद 50% पे तो ऐसे ही टैक्स बच गया, और ऑन दी अगर दूसरे एक्सचेंज पे जाते हैं तो वहां तो पूरा लग रहा है, प्लस अलग से लग रहा है। यस, ओके, सो गाइज ये देखो, ये चीज होती है जो डीप डाउन कोई जल्दी बताता नहीं है, एंड थैंक्स पारस भाई का जो इन्होंने ये बात करी। अच्छा भाई, एक चीज हमारे इंडस्ट्री में ना बहुत जोरों शोरों से आजकल हाइप बना रही है, दुबई दुबई दुबई। हर क्रिएटर बोल रहा है दुबई जाओ, अगर तुम फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो या प्रॉफर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो, पे आउट को सेटल करना है तो दुबई जाओ। व्हाट डू यू थिंक एज ए सीए कि क्या ये रियली मैंडेटरी है जाना, या क्या इंडिया में रह के ये सब चीज ये सिर्फ एक मतलब मार्केटिंग गिमिक है उन कंपनीज का जो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपनी, बिकॉज एट द एंड बंदे को इंडिया आना है, उस केस में तो फंस जाएगा फिर से। तो इस केस में मैं चाहता हूँ आप थोड़ा एनलाइटन करो, और मैं चाहता हूँ उन सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि भाई दुबई इज नॉट समथिंग यू शुड वाउच फॉर। दुबई एक ऑप्शन फॉरेक्स ट्रेडर के लिए आज की डेट में नहीं है। Okay. इसके 3 रीजन हैं। जो भी लोग दुबई 3 वीजा लेकर जा रहे हैं, पहला वीजा है इन्वेस्टर वीजा, ठीक है। सेकंड वीजा है आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा, ठीक है, जो जिसका बहुत बीच में पॉपुलर चलन आया था, और आज की डेट में लोग कंपनी ऑपरेट करने के लिए भी दुबई जा रहे हैं। ठीक है। ये तीनों ही केस में हमारी प्रॉब्लम अब यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहली बात, यहाँ से आप दुबई में कंपनी बनाते हो, वहां पे आप प्रॉफर्म ट्रेडिंग कैसे करोगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के नाम पे प्रॉफर्म अकाउंट बनता ही नहीं है। ओके, थोड़ा इस पे वो एनलाइट करो। मतलब आप 5 ERS में अपना अकाउंट खोलते हो, परफेक्ट, या ब्लूबेरी में अपना अकाउंट खोलते हो, तो वहां पे आपके इंडिविजुअल नेम से अकाउंट बनता है, कंपनी के नाम से नहीं। केवाईसी पे, गॉट इट। अगर कंपनी के नाम से नहीं बना और आपके इंडिविजुअल नाम से बना, तो ये आपकी इंडिविजुअल इनकम खिलाएगी, कंपनी की नहीं। ओके, दुबई में चाहे हम रजिस्टर्ड हैं या नहीं, उससे कोई मैटर नहीं है। दुबई में रजिस्टर्ड हो या नहीं, उससे कोई मैटर नहीं होता। फेमा हमारा तब अवॉइड होता है जब हम 182 डेज के लिए बाहर रहते हैं इंडिया के। जिस साल में रहेंगे बस उसी साल के लिए अवॉइड होगा, अगले साल पे फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट कर लो अपना बिजनेस को या क्रिएट कर लो, जो भी 4-5 लाख रुपए लेके करवा रहे हैं, तो उसमें भी 180 डेज वहां रहना पड़ेगा, तब ये एप्लीकेबल होगा। यस, ओके, यस, ठीक है। सो आप क्या बता रहे थे, वो कंटिन्यू कर दो। ये जो दुबई वाला ऑप्शन है, ये उन ट्रेडर के लिए शायद बेनिफिशियल हो जिन्होंने परमानेंटली इंडिया छोड़ना है या कभी छोड़ने का प्लान है। okay. इसके अलावा उनका कैपिटल शुड बी मोर देन 10 और 12 CR। हमारा कैपिटल है, मैं अपने पैसे पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आज की डेट में प्रॉफर्म से मूव हो चुका हूँ, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है और अपने पैसे से करनी है। उस केस में मेरा 10-12 CR का कैपिटल हो चुका है और मैं दुबई में जाके कंपनी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, वो कर सकता है। उसके लिए 7 लाख रुपए लगे या 12 लाख रुपए लगे, नॉट अ बिग कॉस्ट। लेकिन एक छोटा ट्रेडर, जब तक उसकी कैपिटल 50 लाख 1 करोड़ भी नहीं पहुंची है, क्योंकि बहुत सारे मतलब 90% लोग लॉसेस में हैं, 10% लोग जो प्रॉफिट में भी हैं वो साल का 50 लाख के नीचे हैं, 50 लाख के ऊपर नहीं है। उन लोगों के लिए ये एक ऑप्शन नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी को बनाने की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज, कंपनी के मेंटेनेंस की कॉस्ट ईयरली जो कोई नहीं बताता है अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज, कंपनी को बंद करते टाइम पे कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा 3 साल के बाद। अगर कंपनी को कंटिन्यू कराना है तो फिर से 12 लाख की कॉस्ट। इसके बाद आपको साल में कम से कम 4 विजिट करने ही पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है। एट द टाइम ऑफ वहां की इनकम टैक्स फाइलिंग, एट द टाइम ऑफ वहां की वैट फाइलिंग, और क्वार्टरली आपको ऑडिट वहां क्वार्टरली के टाइम पे आपको वहां जाना ही पड़ेगा। इसके बाद भी वो कंपनी से पैसा जब आप इंडिया लेकर के आएंगे तो वो पैसा इंडिया में फिर से टैक्सेबल होगा। 2 बार टैक्स, एक तो वहां दिया आपने, वहां पे कंपनी के नाम से दिया, यहाँ पे आप इंडिविजुअल नेम से देंगे। ओके, so why you will get fucked twice, so don't go there. For example, ये हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंडियन कंपनी को देखते हैं। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर बॉट करता हूँ, किसी भी कंपनी के, हम नाम नहीं लेते क्योंकि सेबी रेगुलेशन है, तो उससे मेरे को डिविडेंड मिलता है,
दैट विल बी काउंटेड माय इनकम। ओके ओके, फेयर मेरी इनफ, इनकम में काउंट होता है, तो उस पे भी तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। पहले उधर उधर कंपनी टैक्स कंपनी पे का, करती है, गॉट उसके इट बाद गॉट मैं इट टैक्स गॉट पे करता हूँ। ट्रू। तो आपका मतलब कुल मिला के आसार ये है कि भाई डोंट गो दुबई, आप यहाँ पे रह के वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करो जो Explore नेसेसरी है। Yes. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया में क्या ऑप्शंस है अगर कोई वहां जाके बिजनेस सेटअप नहीं करना चाहता। अब इंडिया में रह के अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, इस प्रॉप को मतलब प्रॉप की इनकम को पूरा लीगल वे में करना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप गाइड आप उस पर थोड़ा सा मुझे बताओ, एंड उसके बाद कैसे उस पर टैक्सेशन की फाइलिंग करेगा वो थोड़ा सा बताओ मुझे। यहाँ पर इंडिया में रह करके अगर आपको प्रॉप फर्म में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन है कि आप CFT प्रॉप फर्म चुनेंगे या फ्यूचर प्रॉप फर्म चुनेंगे। सबसे पहले हम CFT की बात कर लेते हैं। अगर हमने CFT प्रॉप फर्म चुनी है तो हमारे पास फॉरेक्स वहीं पे एंड हो जाता है कि हम उसमें नहीं घुस रहे, कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं जा रहे, हम ब्रोकर सेगमेंट को टच नहीं कर रहे। जब हम CFT ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, प्रॉप फर्म के थ्रू बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला क्राइटेरिया देखना होता है कि वो प्रॉप फर्म इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड ना हो। जैसे इसका एग्जांपल एक, अगर प्रॉप फर्म जो इंडियन की कैटेगरी में आती है, गार्डियर का नाम सबने सुना है, गार्डियर किसकी है वो भी सबको पता है, तो वो इंडियन पर्सन की आती है। अब ये प्योर इलीगल फॉर्म है, क्यों? उसका रीजन समझते हैं। इंडिया में रह करके अगर मुझे डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी है तो मुझे सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है, और सेबी ये बोलता है कि जब तक वो MCX एक्सचेंज पे ना हो तब तक आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। जब हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं CFT बेस्ड प्रॉप फर्म में, तो वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग हम किसके लिए कर रहे हैं? हम उस कंपनी के लिए कर रहे हैं जो प्रॉप फर्म है। उस कंपनी के लिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम अपना पैसा नहीं लगा रहे। ये कहीं मेंशन नहीं है कि आपको कोई कंपनी हायर नहीं कर सकती ट्रेडिंग करने के लिए। उसने मुझे हायर किया एंड दे विल पे मी। मतलब बेसिकली मैं एक तरीके से फ्रीलांस कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ, मैं रिसर्च एनालिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, विच इज फेयर इनफ, और मैं वो दे सकता हूँ किसी भी मार्केट के लिए। तो भाई अभी आपने एक मेरे से बात पूछी कि अभी आपने एक बात बताई कि CFD में अगर करोगे तो अलग रूल है और फॉरेक्स में करोगे तो वो अलग सेगमेंट है। आप थोड़ा सा मुझे इस पे एनलाइटमेंट दे दो कि CFD क्या है और फॉरेक्स क्या है। ऑल्दो लोग समझते हैं कि CFD और फॉरेक्स मतलब मिक्स मैच है, क्या है एक्जैक्टली, थोड़ा दोनों अलग कैसे है? CFD और फॉरेक्स में एक सिंपल डिफरेंस है कि फॉरेक्स जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, जिसको हम कहते हैं कि जो हम पेयर ट्रेड करते हैं, ट्रू, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके। जब हम पेयर को हट के किसी और चीज को ट्रेड करने लगते हैं, लाइक गोल्ड, लाइक US ऑयल, उसको हम CFT ट्रेडिंग की कैटेगरी में रखते हैं, ऑल्दो वो भी फॉरेक्स की कैटेगरी में कवर होती है। जब हम किसी स्पेसिफिक मार्केट को वहीं पे जाकर ट्रेड करते हैं उनके लीगल एक्सचेंज के थ्रू, तो वो बनती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन जब हम वो किसी और को हेजिंग पर्पस के लिए, CFT प्लेटफॉर्म समझने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। CFT बना था कि हम जैसे इंडियन मार्केट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो सेगमेंट होते हैं, कैश और फ्यूचर, ओके, एंड ऑप्शंस। ओके, गॉट इट। तो वहीं पे कैश और फ्यूचर में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस CFT और फॉरेक्स में है। ओके, मतलब फॉरेक्स ही है, वो पेयर ही वही है, बस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का है। एक्चुअल में कुछ जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई यूरो USD बाय कर रहा है तो एक्चुअल में ना यूरो USD का लेन देन नहीं हो रहा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन हो रहा है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। यस, इसको आप ऐसा समझो कि फ्यूचर और कैश सेगमेंट में इंडियन मार्केट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम क्वांटिटी ट्रेड करते हैं और वहां पे हम लॉट ट्रेड करते हैं। ट्रू, लेकिन दोनों के रेट फर्क होते हैं। दोनों के रेट में डिफरेंस होता है क्योंकि वो फ्यूचर प्राइस है और ये करंट प्राइस है। ठीक है। CFT और फॉरेक्स ट्रेडिंग में फर्क ये है कि रेट तो उठे फ्यूचर वाले और कॉन्ट्रैक्ट उठा कैश वाला। ओके, इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो निकल गया CFT ट्रेडिंग। ओके, देख लो भाई, इतना इन डेप्थ तो मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला है। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो निकल के आता है CFT ट्रेडिंग। और CFT ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो ये डेरिवेटिव का प्रोडक्ट बन जाता है, और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट MCX एक्सचेंज डील करता है। जब हम MCX एक्सचेंज के साथ डील करने जाते हैं तो डायरेक्टली हम MCX को में ट्रेड कर नहीं सकते। तो अगर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर रह करके प्रॉप फर्म में काम करता है, इंडिया में रह करके इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड प्रॉप फर्म में काम करता है, जैसे कि हमारी 5ERS इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, फंडर प्रो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ब्लूबेरी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉप फर्म आज की डेट में रोज नई प्रॉप फर्म आ रही है, तो अनलिमिटेड एग्जाम्पल हो सकते हैं।
तो वो सारी प्रॉप फर्म हमारी ग्रे एरिया में कवर होती हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉप फर्म इंडियन पर्सन क्रिएट कर दे, इंडियन पर्सन क्रिएट इंडिया में रजिस्टर्ड हो गया, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड का तो प्रोसेस ही नहीं है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं है इंडिया में, लेकिन इंडियन पर्सन क्रिएट कर दे या इंडियन कनेक्शन कर दे। कनेक्शन एज इन थोड़ा कनेक्शन ऐसे होता है कि इंडियन पर्सन ने दुबई कंपनी रजिस्टर्ड करी, वहां पे प्रॉप फर्म लॉन्च करी और वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट इज द बिजनेस कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन माना जाता है। या मैंने एक प्रॉप फर्म क्रिएट करी और मेरे ब्रदर इंडिया के बाहर गया, उसने वहां पे कंपनी सेटअप करी और वो इंडिया में आकर ट्रेड करने लगा, वो इंडिया में ट्रेड कराने लगा, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस कनेक्शन। कोई भी एक्ट फेमा का, ईडी का जो प्रॉप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो इंडियन सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे, हम किसी और के लिए ट्रेड कर रहे हैं और उसके लिए हमें जस्ट बिजनेस रिसिप्ट से कुछ शेयर हमें मिल रहा है। तो हमारा एक तरीके से फ्रीलांस होके हमारा जो शेयर है, वो जो फीस है हमारी, वो हमें मिल रही है। ओके, इसको इस तरीके से समझो कि एक यूएस की एक कंपनी एक इंजीनियर को हायर करती है टू वर्क इन दैट कंपनी और वो उसके लिए पे करती है। अब वो बिजनेस में भी दे सकती है, वो सैलरी भी दे सकती है, उसकी चॉइस है। ओके, जैसी उसकी चॉइस वैसे वो पे करेगी। तो वही केस इंडियन प्रॉप फर्म पे लगता है कि अगर इंडिया में बैठ करके अब हम किसी भी प्रॉप फर्म को ट्रेड कर रहे हैं जो कि इंडिया के बाहर ही रजिस्टर्ड है और उसका कोई कनेक्शन इंडिया में नहीं है, तो वो ग्रे एरिया में आती है, वो बेसिकली लीगल एरिया में आती है। अभी तक इसका कहीं ब्लैंकेट बैन हुआ नहीं है। लेकिन अगर वो इंडियन पर्सन खोल ले या बिजनेस कनेक्शन इंडिया आ जाए, तो वो इलीगल सोर्स में चली जाएगी क्योंकि वो पर्सन वो प्रॉप फर्म खोल ही नहीं सकता। वो पर्सन उसकी ट्रेडिंग करवा ही नहीं सकता, वो पर्सन अपने पैसे से वो ट्रेडिंग कर नहीं सकता, इसलिए वो इलीगल कैटेगरी में फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैं मतलब कल के चल को मैं जाके दुबई में जाके प्रॉप फर्म खोलूं, तो उसकी सर्विसेज अगर मैं यहाँ इंडिया में देता हूं तो मैं इलीगल काम कर रहा हूं। आप इलीगल काम कर रहे हो और आपके साथ जो जुड़ रहा है वो भी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस केस में लेट सपोज आप आए उस पर ट्रेड करने के लिए, यू एज ए लाइक आई ट्रेडर, बट आप तो फ्रीलांसिंग कर रहे हो वहां पे। मैं फ्रीलांसिंग किसके लिए कर रहा हूँ? ओके, ये एक ग्लिच है यहाँ पे। सो अदर जो कंपनीज है जो इंडियन ओरिजिन के बाहर है उस पर हम कर सकते हैं, जो इंडियन रजिस्टर्ड है उसमें हमें अवॉइड करना है एज अ ट्रेडर। तो आपको इंडियन जो निश के बंदे मिले वो प्रॉप फर्म अगर उनका है तो भाई थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है भाई, बैक टू द क्वेश्चंस कि हम अब बिजनेस कैसे ओपन करें, उसमें हमें एनलाइटमेंट दो थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप। हमने प्रॉप फर्म में सेलेक्ट कर ली, हम एक लीगल प्रॉप फर्म में आ गए। लीगल प्रॉप फर्म में आने के बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है, या तो हम यूएसडीटी से चैलेंज बाय कर सकते हैं या हम क्रिप्टो से चैलेंज बाय कर सकते हैं। और फीस के लिए मैं ऑलरेडी पहले बता चुका कि फीस की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी 50% क्लेम कर रहे हैं। तो भाई एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, जैसे मैं 200K 300K फंडेड हूँ, लेट सपोज मैं फंडेड हूँ फाइवर्स के साथ या मे बी बाहर की कोई फंडिंग पिप्स फॉर एग्जांपल के लिए। तो मुझे अगर लेट सपोज इसको इंडिविजुअल ट्रीट ना करके अगर डे वन से अगर मुझे बिजनेस में दिखाना है, तो मुझे कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और किस बेसिस पे मेरा करंट अकाउंट खुलेगा, अगर मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि उसके लिए स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, राइट? तो आप थोड़ा इस पे बताओ कि देखो मैं इसको शुरू से लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम प्रॉप फर्म में अकाउंट खरीदते हैं, अकाउंट खरीदने के बाद हम अकाउंट को पास करते हैं, इसके बाद हम एक स्टेबिलिटी को डेवलप करते हैं और इस प्रोसेस में आई गेस 1 साल लग जाता है। ठीक है, डन। 1 साल के बाद हम ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हम कितना पे आउट निकाल सकते हैं या निकाल पाएंगे। ओके, वो पे आउट को निकालने के लिए जो हम इनिशियल पे आउट देते हैं वो हम री इन्वेस्ट कर देते हैं एज अ चैलेंज खरीदने में। स्टिल वो हमारी इनकम उस साल की बन जाती है और वो नॉन टैक्सेबल है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगला साल नेक्स्ट ईयर जब आता है तब हम 20 लाख को क्रॉस कर रहे होते हैं। प्रोबेबली मैं एक अच्छे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, मैं उन 90% को साइड रख के अच्छे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। जब हम 20 लाख को क्रॉस कर रहे होते हैं तब हमें जीएसटी की सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके लिए ना ही प्राइवेट लिमिटेड खोलने की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई अदर कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, जस्ट एक छोटा सा जीएसटी। अच्छा भाई, जीएसटी क्यों, मतलब थोड़ा इनैरिमेट करो, क्यों? मतलब क्योंकि हम कोई गुड तो आई थिंक सर्विस की वजह से, सर्विस की वजह से। अच्छा, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम एक कंसल्टेंसी या रिसर्च एनालिस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉप फर्म को, तो ये सर्विस कैटेगरी में आती है। और ये फॉरेक्स की वजह से ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं मानी जाती है। इसलिए नहीं मानी जाती है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन आपको देता हूं कि जीएसटी के एक्ट में 5 कंडीशन लिखी गई हैं कि अगर आपको एक्सपोर्ट है तो 5 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, उसकी बिलिंग डीजीएफटी प्लेटफॉर्म के थ्रू होनी चाहिए,
इसके बाद वो जो डीजीएफटी का प्लेटफॉर्म है वो ऑटो सिंक होता है हमारे जीएसटी पोर्टल पे, और वो जो इनवॉइस सिंक हुआ है उसकी पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेक्स में आनी चाहिए, और वो फॉरेक्स उस डीजीएफटी के इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट होना चाहिए। इसलिए ये लेंदी प्रोसीजर है, और जो हमें पेमेंट मिलता है वो क्रिप्टो में मिलता है, जो कि कन्वर्टेबल फॉरेक्स नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। इस वजह से ये फॉरेक्स, ये फॉरेन एक्सपोर्ट की सर्विसेज नहीं मानी जाती है एज पर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी की वजह से ये फॉरेन एक्सपोर्ट नहीं मानी गई, ये इंडियन मानी गई। इंडियन मानी गई तो इसके ऊपर जीएसटी 18% का एप्लीकेबल हो जाता है 20 लाख क्रॉस करने पे। ओके, जो भी अमाउंट आप बनाओगे, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है आप 1 CR से नीचे रहने वाले हो। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो 18% लगेगा वो मेरे प्रॉफिट्स पे लगेगा, या जो मैंने मतलब पे आउट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं $1000 का पे आउट, लेट सपोज मैं $50,000 का यानी 50 लाख का पे आउट ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, भले ही मैंने 30 लाख इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे मेरे उस रिमेनिंग 20 लाख पे लगेगा जीएसटी, या 50 लाख पे लगेगा जो मेरे को इनपुट मिला है? पूरे 50 लाख रुपीस पर लगेगा आपका जीएसटी। लेकिन इसका एक कैच है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 1 CR और 1.5 CR तक जाने की है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ जीएसटी को ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री पे 6% का रेट आता है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या भाई इस वाले? प्रिजम्पटिव का मतलब है कि मैं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाऊंगा, जैसे कि हमने इनकम टैक्स में 44 ADA का सेक्शन मैंने अभी आपको बताया, वैसे ही जीएसटी में भी ऐसा एक सेक्शन है जिसमें मैं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं कोई इनवॉइस नहीं रखूंगा, मैं कोई आईटीसी नहीं लूंगा, और मैं जितना भी मेरे पास रिसिप्ट आएगी मैं उस पर 6% का टैक्स दे दूंगा। ओके, तो इसमें कोई अमाउंट मिनिमम मैक्सिमम नहीं है? इसमें 1 CR तक ही आप ये ऑप्ट कर सकते हो। अच्छा, 1 CR तक अगर मेरी इनबाउंड है, मतलब एक तरीके से अकाउंट में आ रही है, तो उस केसेस में ये एप्लीकेबल है। उसके बाद 18%। यस, ओके, तो ये 1 CR तक अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपका 6 लाख रुपए जाता है। ओके, दैट इज फेयर इनफ। आई डोंट थिंक ये ज्यादा है। इनकम टैक्स में भी आप उसके बाद ऑडिट में चले जाते हो, 1.5-2 लाख रुपए तब खलते नहीं है सीए के देने, या किसी भी आपके पास प्रोफेशनल के पास जा रहे हो उसके देने खलते नहीं है, तो 1-1.5 लाख रुपए में देने के बाद आपका 1-1.5 लाख रुपए टैक्स बनाता है वो, तो वो पूरा सेटल आपका 10-11 लाख रुपए में 10-11% में हो मतलब कुल मिला के जीएसटी इनकम टैक्स 10% मोटा मोटी आप रख लो, इतने में जाएगा, और आपका 90 लाख अगर आप 1 करोड़ बनाते हो तो इधर आ गया। अगर आप दूसरे मेथड से जाओगे, क्रिप्टो वाला मेथड, तो उसमें तो बहुत ही पंगा आएगा, राइट? उसमें तो 30%। क्रिप्टो मेथड में भी सेम कहानी है। क्रिप्टो मेथड आप इसको अगर रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू ले जाते हो तो ये सेम कहानी है। अगर आप वेंडर के थ्रू ले जाते हो तो वेंडर में है तो टैक्सेशन की सेम कहानी है, लेकिन उसमें हमारे बैंक फ्रीजिंग के चांसेस होते हैं। इवन दो कि आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी आपका बैंक फ्रीज हो सकता है। अच्छा। आपके ऊपर पीएमएलए के केस हो सकते हैं, ईडी के केस हो सकते हैं। ठीक है।